नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज़मीन की दाखिल खारिज क्या होती है और यह कैसे होती है। दाखिल खारिज यह एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। साथियों, अक्सर हम जो है जब ज़मीन को खरीदते हैं या ज़मीन को बेचते हैं या जब किसी भूमि के मालिक की डेथ होती है, उसके वारिसों के नाम ज़मीन आती है, तो यह सारी जो प्रोसेस है या जो सारी प्रक्रिया है यह दाखिल खारिज के अंतर्गत होती है। तो दाखिल खारिज को समझने के लिए देखिए, मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के साथ साथ आप बाद में इन चीज़ों को दोबारा पढ़ करके समझ सकते हैं। जैसे कि दाखिल खारिज आप देख रहे हैं, दाखिल खारिज क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए, जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज होता है, अथवा जब किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम हटकर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम आ जाए तो इसे दाखिल खारिज कहते हैं। मतलब ये कि जब ज़मीन के मालिकाना हक में परिवर्तन होता है, आप नीचे देखिए लिखा होगा, दाखिल खारिज से ज़मीन के मालिकाना हक में परिवर्तन होता है। मतलब ये जब किसी ज़मीन के मालिक का नाम हट करके किसी अन्य व्यक्ति का नाम उस ज़मीन पर आ जाए तो यह होता है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज में ज़मीन के मालिकाना हक यानी ज़मीन का मालिक बदल जाता है। एक मालिक से हट करके जब दूसरा मालिक आ जाता है तो यह जो प्रोसेस है इसे कहते हैं दाखिल खारिज। ठीक है, अब जैसे आपको समझना है तो देखिए, राम नाम का एक व्यक्ति है। राम नाम के व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, राम की डेथ हो जाती है और इनका एकमात्र वारिस, इनका एकमात्र उत्तराधिकारी श्याम है, तो राम की डेथ हो गई, राम की मृत्यु हो गई, तो राम की सारी भूमि, राम की सारी ज़मीन उसके पुत्र श्याम को मिल जाएगी। और यह जो प्रोसेस है यह प्रोसेस कहलाता है दाखिल खारिज। और यह दाखिल खारिज वरासत के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? वरासत के माध्यम से होती है। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा। दूसरा स्टेप देखिए, यही राम है। इस बार राम की डेथ नहीं हुई, राम जीवित हैं और राम ने अपने जीवन काल में ही अपनी ज़मीन को बेच दिया मोहनलाल को। ये अन्य व्यक्ति हैं मोहनलाल। राम ने बैनामा कर दिया, राम ने अपनी ज़मीन को विक्रय कर दिया मोहनलाल, और मोहनलाल ज़मीन के मालिक हो गए। ये देखिए बैनामा से। यहाँ राम की डेथ हुई तो राम का नाम हटा, उसके बेटे श्याम का नाम आ गया। यहाँ राम ने अपनी ज़मीन का विक्रय किया बैनामा से तो राम का नाम हटा, अब मोहनलाल मालिक हो गए। तो ये जो राम से मालिक हट करके श्याम होगा हो जाना, राम से मालिक हट करके मोहनलाल का हो जाना, यही है दाखिल खारिज। अब यह होता क्या है और कैसे होता है ये जानिए। तो ये दाखिल खारिज मुख्यतः 3 तरह से होता है, 1, 2, 3। नंबर 1 वरासत, नंबर 2 वसीयत, नंबर 3 बैनामा या रजिस्ट्री। जो ऊपर के 2 तरीके हैं, वरासत और वसीयत, इसके माध्यम से ज़मीन जो है, किसी भी ज़मीन का कोई मालिक हो उसके उत्तराधिकारियों को ही वो ज़मीन प्राप्त होगी। वरासत और वसीयत के माध्यम से ज़मीन उत्तराधिकारियों को ही प्राप्त होती है, उसके वारिसों को ही प्राप्त होती है। जबकि बैनामा या रजिस्ट्री के माध्यम से ज़मीन किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। मतलब ये, यदि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसके 3 पुत्र हैं और उस व्यक्ति की, मैं आपको वरासत समझा रहा हूँ, पहले आप वरासत जानिए। वरासत और वसीयत में अंतर क्या होता है? वरासत और वसीयत में अंतर जानने के लिए आपको देखिए, मैं अगले पेज पे लेकर के आता हूँ। ये देखिए ध्यान से आप, वरासत। वरासत क्या है? भूमि मालिक के मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों यानी कि उत्तराधिकारियों को भूमि मिलना ही वरासत है। यदि कोई भूमि मालिक है, मान लीजिए राम है भूमि के मालिक, राम की डेथ हो गई और राम की डेथ के बाद उसके 3 पुत्र जीवित हैं, उन्हीं 3 पुत्रों को वह ज़मीन प्राप्त हो जाएगी। राम की डेथ के बाद राम के वारिसों में सिर्फ उसके 3 पुत्र जीवित हैं, तो राम की सारी संपत्ति, राम की जो भूमि है वह उसके 3 पुत्रों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी और उन तीनों पुत्रों का नाम सरकारी अभिलेख में दर्ज हो जाएगा। इसे कहते हैं वरासत। राम का नाम हट करके उसके पुत्रों का नाम आ जाना, यह है दाखिल खारिज। और यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? वरासत कहलाता है। मृतक के बाद, मृत्यु के बाद जायज़ वारिसों को ज़मीन मिलना। ठीक। जबकि वसीयत क्या है? भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत लिख जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी भूमि किसको किसको मिलेगी
और जब भूमि मालिक मर जाता है तो वसीयत के अनुसार ही ज़मीन उसी को मिलती है जिसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा होता है। मतलब अगर मैं बात करूं उन्हीं राम की, राम के 3 पुत्र हैं, राम अपने 2 ही पुत्रों से खुश है, एक पुत्र से वह खुश नहीं है, तो राम ने अपने जीवन काल में अपने 3 पुत्रों में से 2 ही पुत्रों के नाम पर वसीयत लिख दी। अब जब राम की भविष्य में डेथ होती है, राम की मृत्यु होती है, तो राम की सारी संपत्ति उसके 3 पुत्रों को नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हीं 2 पुत्रों को मिलेगी जिसके पक्ष में राम ने वसीयतनामा लिखा है। क्योंकि राम अपने 2 ही पुत्रों से खुश था, तीसरे पुत्र से वह खुश नहीं था, तीसरा पुत्र उसकी सेवा नहीं करता था, या किन्हीं कारणों से तीसरे पुत्र से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, तो राम ने सिर्फ 2 पुत्रों को लिखा वसीयत। तो राम की मृत्यु के बाद उसके 2 ही पुत्रों के पास वो ज़मीन जाएगी, तीसरे पुत्र को वह ज़मीन नहीं मिलेगी। यह होता है वसीयतनामा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में ही वसीयतनामा लिख के जाता है। तो वरासत और वसीयत, अभी देखिए आप, जब मैं पहले पन्ने पे आपको समझा रहा था, तो अब तीसरी चीज़ आ गई आपकी बैनामा या रजिस्ट्री। मतलब दाखिल खारिज वरासत से होती है, वसीयत से होती है और बैनामा या रजिस्ट्री से होती है। इन्हीं तीनों प्रोसेस से ही ज़मीन का मालिक बदलता है। ज़मीन के मालिक का बदलना ही दाखिल खारिज होता है। अब मैं आपको सबसे अंत में समझा रहा हूँ बैनामा या रजिस्ट्री के बारे में। ये देखिए, ये बैनामा या रजिस्ट्री दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिए। यदि आपने कोई ज़मीन या खेत खरीदा है तो आपको एक बैनामा दस्तावेज मिलता है जो सबूत है कि आपने ज़मीन खरीदी है या रजिस्ट्री कराई है। भैया बैनामा लिखवाते हैं, आपको बैनामा का एक दस्तावेज मिलता है, उसमें विक्रेता की फ़ोटो होती है, विक्रेता के और क्रेता के हस्ताक्षर होते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि आपने ज़मीन को कितने में बेचा, कितने में ख़रीदा, ये ज़मीन कहाँ स्थित है, कितने नंबर की ज़मीन है, ये सारी चीज़ें उसमें एक ब्यौरा होता है, बैनामा दस्तावेज, जो कि आपको मिल जाता है। ठीक, लेकिन वो दस्तावेज आपको मिल गया, लेकिन देखिए, लेकिन सरकारी दस्तावेज में आप उस ज़मीन के मालिक तब तक नहीं होते जब तक कि उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेते। दाखिल खारिज के बाद आपका नाम सरकारी खतौनी या अन्य सरकारी दस्तावेज में दर्ज होता है, तब आप उस ज़मीन के पूर्ण अधिकारी या पूर्ण मालिक होते हैं। ये दाखिल खारिज होता है। ठीक है, आगे देखिए, आपको दाखिल खारिज के लिए आपको तहसीलदार के यहाँ आवेदन पत्र देना पड़ता है, साथ ही बैनामे के दस्तावेज की कॉपी भी देनी पड़ती है। कुछ तहसीलों में बैनामे का मूल दस्तावेज जमा करना होता है, कुछ तहसीलों में, यूपी के अंदर अगर बात की जाए तो कुछ तहसीलों में जो है बैनामे की फ़ोटोकॉपी आपको देनी होती है, और अन्य जानकारियाँ भी दी जाती हैं। आप एक आवेदन पत्र देते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि मैं फ़ला फ़ला का निवासी हूँ, मेरी ये ज़मीन है, मैंने ज़मीन खरीदी है, और वो बैनामे का आप दस्तावेज देते हैं। तो 35 दिन का समय दिया जाता है। जिस दिन आपने अपना आवेदन दिया उसके बाद 35 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद तहसीलदार ऑर्डर करते हैं और सरकारी दस्तावेज में अथवा खतौनी में विक्रेता का नाम हट करके आपका यानी क्रेता का नाम आ जाता है। ये जब भी आप बैनामा या रजिस्ट्री करवाते हैं, बैनामा या रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको ये किसी भी तहसील में तहसीलदार के यहाँ आपको एक आवेदन देना होता है। तहसीलदार ही बैनामा या रजिस्ट्री के संबंध में निर्णय करता है, तभी आपका राजस्व अभिलेख खतौनी में नाम आता है। अब ये देखिए 35 दिन का समय क्या है। 35 दिन का जो समय होता है उसमें बैनामे की जांच होती है। यदि आपने सही तरीके से ज़मीन खरीदी है और कोई भी किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति नहीं करता है तो तहसीलदार आपके यानी क्रेता के पक्ष में निर्णय देता है और दाखिल खारिज होता है। 35 दिन का समय इसलिए होता है कि आपने चोरी से, चुपके से, कहीं दबाव में बैनामा तो नहीं ले लिया, किसी और पक्ष के आपने जबरन ज़मीन तो नहीं लिखवा ली। तो इसीलिए समय 35 दिन का है कि 35 दिन के अंदर जो है यदि किसी को अपनी बात कहनी हो आपके बैनामे के संबंध में, तो कोई भी पक्ष आकर के अपनी बात कह सकता है कि साहब इन्होंने जबरन ज़मीन लिखवा ली, इन्होंने फर्जी बैनामा करवा लिया। तो उन सारी चीज़ों को सुन करके ही 35 दिन बाद सही निर्णय होता है। दाखिल खारिज के बाद आप अपना नाम उस ज़मीन पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये गूगल पर आप जाएंगे, भूलेख, गूगल पर जा करके भूलेख आप लिखेंगे, भूलेख डालेंगे आपको तो उसमें राज्य आ जाएगा आपका, फिर जिला आ जाएगा, फिर आपकी अपनी तहसील आ जाएगी, आपका अपना गांव आ जाएगा। उस गांव को आप क्लिक करके, उस गांव को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें ज़मीन का खाता नंबर और गाटा नंबर आ जाएगा। आप जो ज़मीन आपने खरीदी है, गाटा नंबर या खाता नंबर, उस ज़मीन को उसमें आप डालेंगे, वो पूरी खतौनी आपके सामने आ जाएगी और उसमें विक्रेता का नाम हट करके आपके नाम का एक ऑर्डर लिखा होगा कि विक्रेता का नाम खारिज करके आपके नाम ज़मीन या आपके नाम भूमि दर्ज की जाती है।
तो ये साथियों बैनामा या रजिस्ट्री होती है। बैनामा या रजिस्ट्री ऑफिस में होता है, लेकिन खारिज दाखिल इसका तहसील में होता है और तहसीलदार के यहाँ होता है। तो इस तरह से दाखिल खारिज मैंने आपको समझाया कि ज़मीन का एक मालिक हट करके कोई दूसरा मालिक हो जाए, और वो 3 तरह से हो सकता है, वरासत, वसीयत और बैनामा यानी रजिस्ट्री के माध्यम से। तो दाखिल खारिज का यह पूरा प्रोसेस है। आपको इस संबंध में यदि कोई और प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की मेरे वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ साथियों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आपको अनोखी जानकारी देता रहूँगा, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकान को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं आपको नए वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।